विद्यार्थियों, आपने समुदाय की परिभाषा, समुदाय से संबंधित विभिन्न फैक्ट और समुदाय का इतिहास पढ़ा एवं पढ़ते हैं समुदाय से संबंधित जो अवधारणाएं तथा समुदाय में पाए जाने वाले जो समुदाय की संरचना रहती है उनके कुछ गुण रहते हैं, उन गुणों को पढ़ते हैं। समुदाय की अवधारणा में दो मत है, एक जैविक मत है और एक है व्यक्तिगत अवधारणा। जैविक मत जिसे ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट कहते हैं, ये दिया था क्लीमेंट डावरमायर, लैडफोर्ड, बुल एल। इसमें बताया गया था कि समुदाय एक सुपरजीव है। इन्होंने समुदाय को क्या कह दिया था? सुपरजीव, जिसकी प्रक्रिया की तुलना एक ही जीव से कर सकते हैं। जिसमें समुदाय में जो भी प्रक्रिया होती है उसकी तुलना में एक जीव से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है समुदाय को यहाँ सुपरजीव एक जीव मान रहे हैं। अनुक्रमण की तुलना जाति के व्यष्टि से, ध्यान रखनी है, यहाँ अनुक्रमण की तुलना जाति की व्यष्टि से की जा रही है। जैसे संपूर्ण जाति है और संपूर्ण जाति जैसे मानव जाति से केवल मुझे अकेले को चुन लिया जाए तो उसे हम क्या मानेंगे? अनुक्रमण की तुलना की जा रही है अकेले व्यक्ति से। दोनों ही, कहने का मतलब है समुदाय और व्यक्ति दोनों ही तरुण अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, आप जानते हैं। अब अगर दूसरे सिद्धांत में देखें, व्यक्तिगत अवधारणा में, जिससे इंडिविजुअलिज्म कंसेप्ट है, ये दिया था ग्लीसन, कार्टेज और व्हिटेकर ने। इसमें बताया गया था कि व्यक्तिगत जातियों द्वारा ही पारस्परिक संबंधों एवं वितरणों को समझा जा सकता है बजाय समुदाय के। तो ये कह रहा है व्यक्तिगत जो जातियां रहती हैं उनके अगर संबंध और वितरण के बारे को समझना है तो जातियों के द्वारा ही समझ सकते हैं, हम समुदाय के द्वारा उन्हें समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ अंतर केवल ये है, यहाँ जातियों को महत्व दिया जा रहा है जबकि यहाँ समुदाय को महत्व दिया जा रहा है। ध्यान रखिए, समुदाय की संरचना को समझने के लिए हम दो प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं। एक है विश्लेषणात्मक, जिसे एनालिटिकल कैरेक्टर कहते हैं लक्षण, और एक है संश्लेषणात्मक लक्षण, जिसे सिंथेटिक कैरेक्टर कहते हैं। अब विश्लेषणात्मक लक्षण उन्हें कहते हैं जिन्हें फील्ड वर्क करके प्राप्त किया जा सकता है, मतलब हम फील्ड में कार्य करें और प्राप्त कर सकते हैं। अब विश्लेषणात्मक जो लक्षण है वो दो प्रकार के, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक जिनको केवल गुण से मापा जा सकता है, मात्रा और संख्या से नहीं, जबकि मात्रात्मक लक्षणों को मात्रा व संख्या से मापा जा सकता है। तो अब अगर हम देखें विश्लेषणात्मक लक्षणों में, सबसे पहले गुणात्मक है। तो गुणात्मक के ये जो प्रकार है उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे रूपाभास, ऋजुजैविकी, स्तरीकरण। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि ये है क्या। रूपाभास, फिजियोनोमी उसे कहते हैं, जैसे हम किसी समुदाय को देखते हैं और हम शब्दों में उसे बयां करते हैं, हम आवाज करते हैं, उसी को हम बताते हैं। जैसे हम पता कर सकते हैं किसी भी समुदाय में किसी एक समष्टि को किसी भी एक समष्टि या एक जीव को न दर्शाकर हम संपूर्ण समुदाय को एक रूप में देखते हैं। जैसे एक तरीके से मरुस्थल है, वन है, घास के मैदान है। तो इनमें अगर हम केवल एक इंडिविजुअल जाति को देखें या इंडिविजुअल सदस्य को देखें तो इतना महत्व नहीं रहता, जबकि हम संपूर्ण समुदाय को एक फिजियोनोमी या जो हमें आभास होता है उस रूप में देखते हैं। जैसे मरुस्थल, तो मरुस्थल बोलते ही हमें आइडिया लग जाता है कि वहाँ का आवास कैसा होगा, वहाँ के पौधे कैसे होंगे। तो एक इमेज बनती है, जो आवास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रूपाभास कहते हैं, फिजियोनोमी कहते हैं। अब ऋजुजैविकी, फिनोलॉजी, ध्यान रखनी है। फिनोलॉजी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई भी समुदाय है उसमें अलग अलग जातियां पाई जाती हैं और अलग अलग जातियों का अंकुरण अलग होगा, बीज उसमें अलग बनेंगे, पुष्पन का समय अलग होगा, फल बनने का समय अलग होगा, पतझड़ का समय अलग होगा, बीजों का वितरण का समय अलग होगा। तो अलग एक ही समुदाय में अलग अलग जातियों के लिए ये सारे लक्षण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर हम ऐसा करें
एक ऐसे इस तरीके की एक, मेरा मतलब है कि एक विज्ञान है, एक कला है, जिससे अलग अलग जातियों के जो लाइफ का स्तर रहता है, लाइफ लेवल, एक तरीके से जीवन चक्र रहता है कि जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या होता है, उन्हें समय व तारीख के हिसाब से क्रमवार व्यवस्थित कर दें कि किसमें कौन सी जाति में अंकुरण कब होगा, बीज उनका एक तरीके से बीज कब बनेगा, पुष्पन कब होगा। तो इसे हम कॉलमों में अगर व्यवस्थित कर दें तो ये व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फिनोलॉजी कहलाती है। तो और प्रत्येक जो अवस्था पाई जाती है प्रत्येक जीव के लिए, जैसे वयस्कावस्था है, वृद्धावस्था है, तो इन अवस्थाओं को हम फिनोग्राम कहते हैं। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि फिनोलॉजी एक कला है जिसमें क्रमवार तारीख ये नोट किया जाता है कि उसमें पुष्पन कब होगा, बीज कब बनेंगे, फल कब बनेंगे, बीजों का वितरण कब होगा और पतझड़ कब आएगा। तो ये एक तरीके से कला है, इसमें एक डायरी मेंटेन की जाती है, उससे पता लगता है। अब है स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन। स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो भी समुदाय रहते हैं उनमें बहुत सारी जातियां होती हैं, वो जैविक विविधता का विशाल भंडार होते हैं। आप जानते हैं जब हम एक पादप समुदाय को देखते हैं तो सबसे, अगर हम ये देखें कि प्रत्येक पादप समुदाय जो पादप समुदाय होता है उनमें प्रत्येक जाति में प्रकाश, पोषण, हवा ये उन्हें उचित मात्रा में मिले, कहने का मतलब है भौतिक और कार्यकीय जो सुविधाएं हैं उन्हें आसानी से मिल जाएं, जिससे वो उनका विकास आसानी से हो सके और एक समायोजन और सामंजस्य से वातावरण के साथ रह सकें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनमें स्तरण पाया जाता है। स्तरण से मतलब है, कहने का मतलब है जैसे सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं, फिर झाड़ियाँ आती हैं और फिर झाड़ियों के बाद शाखी पौधे आते हैं और फिर ब्रायोफाइट आते हैं, फिर मॉस आती हैं। कहने का मतलब है एक फिर जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं वो पादप आते हैं। तो कहने का मतलब है ये कैसा हो गया, एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, एक तरीके से ऊर्ध्वाधर स्तरण है जो ऊंचाई के आधार पर है। इसी प्रकार अगर हम हॉरिजेंटल या क्षैतिज स्तरण के बारे में बात करें, जैसे मरुस्थल है और घास के मैदान है, वन है, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, क्षैतिज स्तरण के हैं। और इसी प्रकार हम जलीय पारतंत्र में अध्ययन करें, जलीय पारतंत्र में प्रकाश और तापमान के हिसाब से भी पौधों में स्तरण पाया जाता है कि जहाँ प्रकाश पहुँचता है वहाँ अलग टाइप की वनस्पति होगी, जहाँ ज़्यादा प्रकाश पहुँचता है वहाँ अलग प्रकार की होगी, कम प्रकाश में अलग होगी, मध्यम में अलग होगी, और जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ अलग प्रकार की वनस्पति होगी। तो निश्चित रूप से जो स्तरण पाया जाता है जलीय पारतंत्र में भी पाया जाता है। अब एक वनीय पारतंत्र का उदाहरण लेकर हम उदाहरण लेते हैं कि वन में किस तरीके का स्तरण पाया जाता है। तो सबसे नंबर एक नीचे की ये भूमि में होगा भूमिगत संभाग, जिसे सब टेरेनियन बोलते हैं, ये भूमि के अंदर होगा। एक है वन भूतल, फॉरेस्ट फ्लोर, जो उससे ऊपर होगा। फिर कम ऊंचाई के 1 मीटर की वनस्पति के पौधे आएंगे जो कि शाखीय पौधे होंगे और ब्रायोफाइट होंगे। अब 1 से 15 मीटर ऊंचाई के छुप या झाड़ियाँ आएंगी या कम ऊंचाई के वृक्ष आएंगे 1 से 15 मीटर। और लास्ट में सबसे ऊंचे होंगे वृक्षीय, जो कि ट्री लेयर होगी, वृक्षीय स्तर। तो ये 5 स्तर एक वन में देखे गए हैं। वन में स्तरीकरण देखा गया है जो कि कैसा है, ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण है। तो बच्चों आपने समुदाय के लक्षण पढ़े और समुदाय की अवधारणा को समझा। तो इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।